नमस्कार, आदाब। मैं हूं अस्का अहमद और आप देख रहे हैं टाउन पोस्ट का नया एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट मास्टरमाइंड। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी आवाज हर एक रेडियो लिसनर एंड स्पोर्ट्स लवर ने सुनी है और सराहा है। बचपन में चाइल्ड कंपेयर के रूप में शुरुआत करने वाले, जिन्होंने 1989 में आकाशवाणी जमशेदपुर से अपने प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत की, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी आवाज को भारत की आवाज बनाने वाले मिस्टर शाहिद अनवर सर, आपका बहुत बहुत आभार है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत शुक्रिया अस्का, यहाँ बुलाने के लिए, इस मौके के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बचपन में, शुरुआती दौर में कब आपको ऐसा लगा कि वॉइस को आपको अपना करियर बनाना चाहिए? वॉइस से आपका परिचय, वॉइस के साथ वो कौन सा ऐसा लम्हा था जब आप जुड़े हैं और इस सफर पे आपने आगे अपना करियर बनाया? देखिए, ऐसा है कि घर में उन दिनों बिल्कुल पुराना एक जो इलेक्ट्रिक वाला रेडियो होता था वो घर में रहता था और मैं अक्सर से सुनता रहता था बचपन के दिनों में। तो वहाँ पर बच्चों के लिए एक कार्यक्रम आता था, बाल सभा। जी। तो वो मैं सुनता था, रविवार के दिन आता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि ये बच्चे इसमें बोलते हैं, भैया होते हैं उसमें। तो मैं बहुत गौर से सुनता था कि ये लोग कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं। एक दिन उसमें एक सूचना मिली कि जो बच्चे रेडियो सुन रहे हैं और तो इस कार्यक्रम में शामिल तो हैं ही हैं, लेकिन वो अगर चाहते हैं कि यहाँ आकर रेडियो में आकर के शामिल होना चाहते हैं तो वो भी आमंत्रित हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने स्कूल के प्रिंसिपल से एक चिट्ठी को फॉरवर्ड करके देना होगा, तब उन्हें फॉर्म मिलेगा, उसके बाद उनका ऑडिशन होगा और उसके बाद अगर वो सफल होते हैं स्वर परीक्षा में तो यहाँ आ सकते हैं। जी। तो मैंने सोचा कि ये तो किया जा सकता है। मैंने घर में किसी को नहीं बताया, लेकिन मैं स्कूल गया, सेंट्रल वाइस स्कूल में उन दिनों में पढ़ता था, तो मैंने प्रिंसिपल से कहा कि ऐसी सी बात है। तो पहली बार में तो वो नहीं माने और फिर उन्होंने कहा कि ये सब क्या है। फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार गए तो फिर वो उनको लगने लगा कि ये बच्चा सीरियस है। फिर पूछने लगे क्या करोगे, क्या है? अच्छा छोड़ दो, रहने दो। लेकिन फिर मैं केप्ट ऑन गोइंग। जी। फिर उन्होंने साइन कर दिया। फिर मैं आकाशवाणी रांची के जो अधिकारीगण उनसे मिला जा कर के, और फिर तब मुझे एक फॉर्म मिला, मैंने फिर से भर भी दिया और फिर वहाँ से ऑडिशन के लिए फॉर्म भी आ गया। तब तक घर में किसी को नहीं पता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात ये रही कि 526 के आसपास बच्चों का ऑडिशन हुआ था, जिनमें सिलेक्शन सिर्फ 3 लोगों का हुआ। अच्छा। जिसमें 2 लड़कियां थीं और एक लड़का था। इत्तेफाक से वो लड़का मैं आप ही थे। था। और पहला कार्यक्रम बाल दिवस के अवसर पर 14 सितंबर 1973 में, बहुत छोटा था मैं उस वक्त, मुझे मौका मिला स्टेज पे काम करने का, स्टेज पे बोलने का। और जब ये प्रसारण हुआ तो घर में सबको पता चल गया, जी। आसपास के लोगों को पता चल गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सब लोग लगा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। इस तरह से हुआ। फिर रेडियो से जुड़ाव शुरू हो गया। फिर बच्चों के लिए नाटक की स्वर परीक्षा हुई, उसमें मैं पास कर गया। तो बड़े अच्छे अच्छे नाटक मिलने लगे। और मुझे अभी भी याद है शरद चंद्र चटर्जी का नाटक राज्य स्तरीय प्रसारण में प्रसारित होना था, रामेर सुमति, राम की अकल की वापसी। तो उसमें राम की भूमिका के लिए लोग ढूंढ रहे थे कि कौन अच्छा कैरेक्टर होगा जो मेन रोल करेगा जी। उसका। तो तलाश होते होते फिर मुझ तक बात आ गई और उस नाटक में काम करके, और फिर जब वो काफ़ी पसंद आया लोगों को, तो मुझे एक बचपन में एक स्टारडम टाइप का होता है वैसा मिल जी। गया कि ये बच्चा कुछ है। फिर लगातार बाल सभा करने, फिर बच्चों के नाटक करने में, इसके अलावा फिर जब एक फेज़ आता है जब आवाज़ थोड़ी सी चेंज होती है, युवा और फिर ये, तो उन दिनों में थोड़ा कम रहा। लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन हुआ तो फिर मैंने घोषक के लिए वहाँ पर परीक्षा दी, मेरा उसमें हो गया, तो फिर मैं वहाँ अनाउंसर बन गया। इस तरह से ये सब होता रहा। इन सब के अलावा दूरदर्शन रांची उन दिनों में सिर्फ 45 मिनट का कार्यक्रम आता था दिल्ली से, तो वहाँ पर मैंने एंकर के लिए, अनाउंसर के लिए परीक्षा दी और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। तो मैं फिर टेलीविज़न में आने लगा, टीवी में आने लगा, अनाउंसमेंट करने लगा। और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं घर से निकलता था तो लोग, वो तब बहुत पॉपुलर प्रोग्राम होता था, जी। तब वो लोग कहते थे कि अरे ये वही लड़का है जो टीवी में आता है।
तो ये थोड़ा सा स्टार्टअप मज़ेदार था, लेकिन रेडियो में एक अपनापन लगता था और बहुत मज़ा आता था। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई और आवाज़ की दुनिया हमेशा लगा कि कुछ है इसमें और इसमें कुछ किया जा सकता है। तो ऐसे करते-करते मैं आगे। सर, जैसा आपने कहा कि आवाज़ की दुनिया, तो 35 सालों से आपका एक्सपीरियंस है इस आवाज़ की दुनिया में, उससे भी ज़्यादा। उससे भी ज़्यादा। तो क्या सर कभी आपको ऐसा लगा कि बस अब माइक छोड़ देने का समय आ गया है, माइक छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी माइक से और अभी भी माइक के पास जब रहता हूँ या अभी भी जब माइक मेरे पास यहाँ लगा हुआ है, तो हमेशा लगता है कि मेरी आवाज़ कोई सुन रहा है और दूर तक अगर मासेस को अगर अपनी आवाज़ सुनानी है आपको, जी, तो माइक का इस्तेमाल तो करना ही होगा। इसीलिए बिल्कुल, मैं बार-बार कहता हूँ कि माइक से प्यार कीजिए, लव द माइक। और जब मैं पढ़ाता हूँ तब भी यही कहता हूँ कि बिल्कुल। माइक आपके लिए वही काम करता है जो कैमरा आपकी तस्वीर के लिए करता है। तो अपनी बातें अगर कुछ कहनी है तो माइक तो होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए लव द माइक। आई ऑल्सो लव माइक और बहुत ख़ास संबंध है माइक के साथ और मुझे लगता है कि ये हमेशा चलता रहेगा जब तक सांसें चलती रहेंगी और कभी भी माइक से अलग होने का तो ख़्याल नहीं आया। ख़्याल ही नहीं आया। बहुत 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 ही इंस्पायरिंग है ये चीज़ सर। यहीं पर इसका मैं ये कहना चाहूँगा कि जुस्तजू हो तो सफ़र ख़त्म कहाँ होता है, जुस्तजू हो तो सफ़र ख़त्म कहाँ होता है, हर नए मोड़ पे मंज़िल का गुमा होता है और इसलिए कभी भी माइक तो छूट नहीं सकता, जुस्तजू बराबर है। और मैं ये भी कहता हूँ और सोचता हूँ लगातार कि मंज़िल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग, मंज़िल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग, मैं ऐसे रास्तों से गुज़रता चला गया और ये रास्ता तो लगातार चलता रहेगा। क्या बात है। तो सर जैसा कि ये दौर सोशल मीडिया का है, जी। इंटरनेट का है, तो हुँ। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि हर दूसरा इंसान खुद को जर्नलिस्ट, कंटेंट क्रिएटर, कमेंटेटर बताता है। तो सर आपको क्या लगता है कि ये कंटेंट क्रिएशन एंड जर्नलिज्म का जो एक लाइन है, क्या ये कहीं से धुंधली होती जा रही है? ऐसा तो लगता है कि धुंधली हो रही है क्योंकि अ, हर दूसरा आदमी जैसा कि आपने कहा, सबके पास कैमरा है या मोबाइल है और हर लोग आजकल कुछ न कुछ पोस्ट कर रहे हैं। हम इन्हें इन्फ्लुएंसर भी कह सकते हैं, पॉडकास्टर कह सकते हैं, ब्रॉडकास्टर कह सकते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल ये है कि जो हर दूसरा आदमी वो बेसिक या बुनियादी चीज़ें नहीं जानता और जी, उनके पास इस बात की भी जानकारी नहीं है कि हमें किस कंटेंट को कैसे प्रेज़ेंट करना है। उनके सामने ये रहता है कि बस इसको लेना है और तुरंत रील बनाना है और लोगों को आगे की तरफ छोड़ देना है। अब इसमें क्या होता है कि उनको इसकी बुनियादी जानकारी नहीं होती है, तो ज़ाहिर है प्रॉब्लम होना ही है। लेकिन जहाँ तक धुंधली होने की बात है, तो जो लोग सही हैं और जर्नलिस्ट हैं और जो जनरल इन्फ्लुएंसर हैं, उनके बीच में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। जो जैसे आप जर्नलिस्ट हैं या और जो दूसरे लोग हैं, इनकी बुनियाद है और ये हर चीज़ को सोच के परख के ही पोस्ट करते हैं, प्रेज़ेंट करते हैं। लेकिन जो लोग जनरल हैं, हर दूसरा जो आदमी है, जी, जो अपने को जर्नलिस्ट बता रहा है या अपने को पोस्ट कर रहा है या इन्फ्लुएंस करना चाहता है, उनके पास कुछ वो सारी चीज़ें नहीं है, बेसिक्स बुनियादी चीज़ें नहीं हैं। तो वो लोग जब मन में आ रहा है, जैसे मन में आ रहा है, उसको पोस्ट कर दे रहे हैं, तो इससे फ़र्क इतना पड़ रहा है कि बहुत सारी गलतियाँ हो रही हैं उनसे और क्या सही है, क्या गलत है, ये डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल है। तो जो लोग हैं, जो लोग ये सब पोस्ट देख रहे हैं, कई बार तो कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। जी, आपको एक बहुत अच्छा-सा एग्ज़ाम्पल अभी बताएँगे। अभी बहुत चर्चा है वैभव सूर्यवंशी की, जी, बहुत सुपर हिट रहा है इसमें। हाँ, आईपीएल आईपीएल अभी में। 2026 के जो मैचेस में वो गए हैं श्रीलंका में इंडिया ए से खेलने के लिए, उनका चयन हुआ है। उसके आगे भी चयन हो गया है भारतीय टीम में उनका। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी अभी तक हैं वो। तो वहाँ पर जो पहले मैच में वो सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गया। तो उस पे जो पोस्ट आए वो बहुत भ्रामक थे। सबसे भ्रामक पोस्ट 1-2 दिन पहले मैंने देखा, जो मैच हो रहा था अफ़गानिस्तान के साथ, उन्होंने 22 गेंदों में 44 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट था 200, लेकिन कुछ लोगों ने उत्साह में ये पोस्ट किया कि वैभव सूर्यवंशी ने डबल सेंचुरी बनाया, जी, 200 रन बनाए। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक रेट एंड बॉल्स एंड रन्स।
ये उनको पता नहीं है ये भ्रामक है। जो लोग ये जान जाएंगे कि स्ट्राइक रेट में, रन में क्या अंतर है, जाहिर सी बात है। मुझे बहुत हंसी आई ये देख के कि वैभव सूर्यवंशी सिर्फ उन्होंने 22 गेंदों 22। में 44 रन बनाए, उनका जी। स्ट्राइक रेट था 200 का। लेकिन जो जिन्होंने पोस्ट किया और कई लोग उसके लाइक भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि सूर्यवंशी का धमाका और उन्होंने डबल सेंचुरी बनाया, 200 रन की पारी खेली। दिस इज अमेजिंग। यस। तो यही गलतियां लोग हो कर रहे हैं, हो रही हैं, और ये बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाला है नहीं। बिल्कुल। जब भी सही लोगों को इसकी जानकारी होगी वो जान जाएंगे कि ये जस्ट सिर्फ ऐसे ही है। आप देखिए कि इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे पॉडकास्टर्स हैं, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं। आजकल मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो मैं पूछता हूँ उनसे कि क्या बनोगे। मुझे लगता है कि शायद वो ये कहें कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस बनना चाहता हूँ, तो वो सीधे बोलते हैं मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। तो अब देखिए आप कितना क्रेज है। बिल्कुल। तो आने वाले दिनों में बड़े अच्छे अच्छे लोग आएंगे, लेकिन तब है कि उनकी बुनियाद, उनकी बेसिक सही होनी चाहिए। तो सर इसी के साथ मेरा एक सवाल जहन में आ रहा है कि आजकल जो टीवी एंकर्स होते हैं, और सिर्फ टीवी ही नहीं, रेडियो एंकर्स भी, तो वो इंटरटेनमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन एनालिसिस करना, स्ट्रैटेजी बनाना, फैक्ट्स चेकिंग करना, जो आपने एग्जांपल भी दिया। जी। तो उन लोगों के लिए, वैसे एंकर्स के लिए सर आप कुछ ऐसा फीडबैक देना चाहेंगे कि क्या कमी हो रही है एंड हमारे जनता तक जो गलत मैसेज जा रहा है और जी। वो तुरंत सर वायरल भी हो जाता है, ट्रेंड में आ जाता है, लोग उसे फॉलो करते हैं, तो सर ये तो मिस इन्फॉर्मेशन हाँ बिल्कुल। एक तरीके से हो गया, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए टेलीविज़न में जो मैचेस दिखा रहे हैं, जाहिर सी बात है उनमें फैक्ट्स की जानकारी, जैसे अगर क्रिकेट ही हो रहा है तो क्रिकेट मैच की जो बुनियादी जानकारी है वो बहुत ज़रूरी है। जी। लेकिन आम आदमी बहुत ज़्यादा उसमें दिलचस्पी नहीं रखता। दिन भर थका हुआ है, वो मैच देख रहा है, उसको कुछ एंटरटेनमेंट भी चाहिए। ज़रूर बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, बहुत सारे मुहावरे ऐसे होते हैं, ये चौका या छक्का या आसमान में उड़ती हुई गेंद और ये आउट, ये कुछ उसके कुछ मुहावरे हैं, वो करके लोग उसको सेल करने की कोशिश करते हैं, टीआरपी बढ़ाने की हाँ कोशिश बिल्कुल। करते हैं। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जो खेल की आत्मा है, उसका जो सोल है, वो कम से कम बचना चाहिए। बिल्कुल। वो जो खुशबू है, उस वो जो महक है, या वो जो आनंद है, वो जो उत्साह है, जिसमें एक दर्शक, एक आम आदमी जो उसमें जीता है, जैसे मैं खुद महसूस करता हूँ इस चीज़ को, कि जब भारत खेल रहा है और हम उस मैच को देख रहे हैं, तो ख्वाहिश यही होती है कि भारत ये मैच जीत जाए। बिल्कुल। तो उन पलों में जब आदमी जीता है, सारी दुनिया भूल जाता है। तो ये एक इसीलिए म्यूज़िक में और स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है पूरी दुनिया में, और हमें ऐसा लगता है कि इसको शुद्ध होना चाहिए। बिल्कुल भी गलत बातें तो नहीं होनी चाहिए, और आप उनको इन्फ्लुएंस करना चाहें या गलत मैसेज देना चाहें, मैसेज चला जा रहा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जो गरिमा है क्रिकेट की, खेल की, खिलाड़ी की, वो बनी रहनी चाहिए। ज़रूर सर, मैं खुद एक मीडिया स्टूडेंट हूँ, तो मैं जी। इस चीज़ से बिल्कुल आपके रिलेट कर सकती हूँ कि फैक्ट्स चेकिंग के बेसिस पर ही हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन आगे पास करना चाहिए। अगर हम श्योर नहीं हैं तो हमें पहले श्योरिटी के साथ जी। यकीनन आगे खबर देनी चाहिए। सर वर्ल्ड लेवल में आपने जो कमेंट्री की है, स्पोर्ट्स कवर किया है विदेश, फॉरेन कंट्रीज़ के लिए एंड इंडिया के लिए भी, तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो कम हो गई हैं, या जो टैलेंट है आज के यूथ्स में वो ज़्यादा बढ़ चुकी है? देखिए ऐसा है कि कई जगह जाने का मौका मिला बिल्कुल। विदेशों में, हाँ। विशेषकर चीन में, चाइना में, ग्वांगडो चाइना, या फिर हांगकांग हुआ, मकाऊ इसी रास्ते में पड़ता है। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स कवर करने का मौका मिला ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में, और उसी रास्ते में इंग्लैंड और बर्मिंघम, ये सारी चीज़ें रहीं। मुझे देखने का और ऑब्ज़र्व करने का ये मौका मिला कि जो खिलाड़ियों के लिए जो अवसर मिलते हैं, या जो उन्हें मौका मिलता है, या फिर जो उन्हें सुविधाएँ मिलती हैं, वो बहुत ज़बरदस्त है जी। बाहर में। भारत में हमको ऐसा लगता है कि बड़े से बड़े खिलाड़ी, चाहे वो फुटबॉल के हों, या फिर दूसरे खेलों के हों, या फिर दौड़ने की बात हो, हुसैन बोल्ट की हम बात करें, आपको हर गली कूचों में
या गांव में इलाकों में ऐसे प्रतिभाशाली लोग मिल जाएंगे, टैलेंट्स मिल जाएंगे। मुश्किल ये है कि अभी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास कि हम उन्हें आइडेंटिफाई करके धीरे धीरे उन्हें हम चूज़ करें और फिर हम उन्हें ऊपर तक हम ले जाएं। आप विदेशों में अगर आप देखें, फॉरेन कंट्रीज़ में आप देखें, तो बचपन से ही स्कूल लेवल से एकदम छोटे से यूकेजी एलकेजी से बच्चे को आइडेंटिफाई करके एक पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए डाल दिया फिक्स कर दिया जाता है। जी। तो और सारा ध्यान सरकार का, गवर्नमेंट का उन बच्चों पे लगा रहता है कि इसको कैसे ग्रूम करना, कैसे बड़ा करना है और किस खेल के लिए ये फाइनली तैयार होगा। तो आप अंदाज़ लगाइए कि उसे सारी सुविधाएं मिल रही हैं और जितना कुछ भी उसको मिल रहा है वो उस पर डेवलप करता जा रहा है, उसको ग्रूम किया जा रहा है, उसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो डेफिनेटली वो हमसे बेहतर हो जाता है। भारत में भी अब देखिए इतने सारे गेम्स हो रहे हैं, खेलो इंडिया गेम्स हो रहा है, इसके अलावा फिर अभी ट्राइबल इंडिया खेलो गेम्स हुए, इसके अलावा फिर नेशनल गेम्स तो है ही हैं, फिर अलग अलग स्टेट्स में गेम्स हो रहे हैं। तो ये जो सुविधाएं, अपॉर्चुनिटीज़ ये बढ़ाई जा रही हैं और खिलाड़ियों को चुना जा रहा है। इसके अलावा ओलंपिक्स में पोडियम फिनिश करें खिलाड़ी, उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। खिलाड़ियों को बिल्कुल आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो टारगेट है, जो हमारी सरकार है और जितने सारे लोग हैं, इस पर बहुत अच्छे से लगे हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भारत से भी बड़े अच्छे अच्छे और नामी लोग मिलेंगे, अवसर मिलते जाए उन्हें और उन्हें बचपन से लेकर के ग्रूम किया जाए। तो जाहिर है विश्व में हमारा भी बिल्कुल वैसे ही मकाम होगा। अभी कम पदक आते हैं, गिनती के पदक आते हैं, चाहे ओलंपिक्स हो या दूसरे गेम्स हो, लेकिन ओलंपिक्स को हम लोग विश्व का जी। वो आधार मानते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे जो बेस्ट परफॉर्मेंस हैं वो ओलंपिक की हम बात करते हैं। तो वहाँ तक पहुँचेंगे हमारे भारत के लोग और आने वाले दिनों में ये सिनेरियो ज़रूर बदलेगा। तो और ये सारी चीज़ें अभी शुरू हो गई, प्रतिभा तो है, उन्हें चूज़ करके बेहतर ढंग से उन्हें ग्रूम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, हम यही उम्मीद करते हैं। जी, जी। सर, तो जैसा मैंने पहले भी कहा, सोशल मीडिया जो है आजकल बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस है उससे। तो आजकल के जो बच्चे भी हैं, नई पीढ़ी है, वो रेडियो में आवाज़ सुनने से ज़्यादा रील्स देखना पसंद कर रही है। जी। तो क्या आपको लगता है कि ये जो आवाज़ की दुनिया है, ये जो रेडियो की दुनिया है, ये हम कहीं पीछे, आज की जनरेशन कहीं पीछे छोड़ती जा रही है? ऐसा तो लगता है, लेकिन नाम गुम जाएगा, चेहरा ही बदल जाएगा। मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद है। आवाज़ हर किसी की पहचान होती है। ज़ाहिर सी बात है, रेडियो का जो प्रसारण था, अभी हमने 90 वर्ष पूरे किए आकाशवाणी के, तो बड़े उत्साह से बहुत सारे कार्यक्रम होते रहे और युवाओं को उसमें जोड़ा जाता रहा, इसीलिए कि युवा भी उसके साथ शामिल हों और अपनी जो प्रतिभागिता है जी। वो उसमें वो जाहिर करें। ठीक कहा आपने कि धीरे धीरे युवा रील्स में ज़्यादा जा रहे हैं और इस आवाज़ से दूर हो रहे हैं। लेकिन रेडियो का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, समय के साथ साथ जो बदल रहा है, वो आज ही बदल रहा है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि पॉडकास्टिंग अगर है तो बड़ी बड़ी पॉडकास्टिंग, जैसे अभी हमारी बातचीत हो रही है, लोग इसे भी देख रहे हैं, इसे भी सुन रहे हैं। जी। तो जाहिर है आवाज़ को तो वो चेज़ कर ही रहे हैं। इसके अलावा रील्स बनाने के लिए या फिर दूसरी चीज़ें करने के लिए अगर वो एआई को कुछ कमांड दे रहे हैं तो वो बोल कर ही दे रहे हैं, आवाज़ वहाँ पर भी है। आवाज़ का स्वरूप बदल रहा है, लेकिन ये है कि पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब अखबार निकल रहा था और रेडियो आया था तो लोगों को लगा कि अब कौन देखेगा अखबार, लेकिन अखबार आज भी कायम है, रेडियो अभी भी चल रहा है। लेकिन रेडियो जब अपने पीक में था 60, 70, 80, 90 के दशक में, तो लोगों को लगा कि अगर टेलीविज़न आ ही रहा था उन दिनों में, तो रेडियो को फिर कौन पूछेगा, कौन देखेगा। जी। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, है ना? अखबार भी है, रेडियो भी है और टेलीविज़न भी है। तो समय के साथ सब कुछ बदलता जाता है। रेडियो के साथ सबसे अच्छी बात ये है कि आप रेडियो सुनते हुए भी दूसरा काम कर सकते हैं, जो किसी दूसरे मीडिया में नहीं है। इसके अलावा रेडियो की पहुंच बहुत दूर तक है। 98-99%
अलग अलग जगहों तक आकाशवाणी की पहुंच है। तो काफ़ी वास्ट लोग इस तक पहुंचते हैं। यही वजह है, देखिए रेडियो का इम्पोर्टेंस कितना अच्छा हो सकता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर अपने मन की बात कहने की बात सोची तो उन्होंने रेडियो को चुना। रेडियो के माध्यम से। रेडियो के मन की बात रेडियो के माध्यम से ही बिल्कुल। हर महीने के आखिरी रविवार को उसका प्रसारण होता है। तो ये जी। बहुत बड़ी बात है कि जन जन तक अगर पहुंचना है तो यहाँ तक जाना है, रेडियो से जाना है। इसके अलावा रेडियो का जो अलग अलग स्वरूप है, आप विदेशों में अगर चले जाएं तो एफएम है, या फिर दूसरे जो चैनल्स हैं, उसके बगैर लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। अगर कहीं ट्रैफिक है या फिर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो दूसरे रास्ते से जाना है तो वो सारे इन्फॉर्मेशंस एफएम चैनल पर आ रहे हैं। तो ये रेडियो की उपयोगिता कभी तो ख़त्म हो नहीं सकती। अभी ये अलग सी बात है कि जो हमारे युवा हैं वो रील्स बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी उनकी आवाज़ शामिल है और शामिल रहेगी भी। जहाँ तक रेडियो की बात है तो रेडियो में कई चीज़ें ऐसी हैं जो सीखने वाली हैं। एक तो उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। प्रेजेंटेशन या फिर एक ख़ास अंदाज बोलने का। अगर कोई रील्स बना रहा है और उसमें बहुत नाटकीयता है तो आप उसको देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसमें अच्छी बातें अच्छे ढंग से कही गई हैं तो आप उसे ज़रूर देखती हैं। हम यूट्यूब के हज़ारों लाखों चैनल्स हैं, हम एक दो का एग्जांपल ऐसे ही आपको देंगे कि अगर रोटी ही बनाना है तो उसके लिए आपको कम से कम 30-40 अलग अलग चैनल्स हैं उसके, जो आपको बताएंगे कैसे रोटी बनाना है, लेकिन आप चूज़ एक ही दो को करते हैं। बिल्कुल। वजह उसकी क्या है कि अच्छा कम्युनिकेशन जब आपको होगा तभी आप उसको चूज़ करेंगे, देखेंगे। अदरवाइज और दूसरे लोगों को तो आपको समझ में भी नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रही है। तो अच्छा बोलना जाहिर सी बात है आवाज़ का काम है, बिल्कुल। आवाज़ की दुनिया है, इसलिए अलग तो नहीं हो सकता। इसका स्वरूप बदलेगा और स्वरूप बदल रहा है, लेकिन रेडियो हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। एक अलग क्रेज़ है युवाओं में। आपको ऐसा लग रहा है कि तस्वीर धुंधली हो रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। रेडियो बदल रहा है, बदलेगा भी आने वाले दिनों में, और भी इसका नया रूप सामने में आएगा। तो सर, जैसा आपने उच्चारण की बात की कि वॉइस में बहुत सारी चीज़ें होती है जिनका हमें ध्यान रखना रहता है, तो कुछ मैं चाहूँगी हमारे व्यूअर्स के लिए, लिसनर्स के लिए आप डेमोन्स्ट्रेशन दें कि एक वर्ड को हम अलग-अलग भाव से कैसे बोल सकते हैं कि लोगों के मन तक वो बात अलग-अलग फीलिंग के साथ पहुँचे। बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं। आपने बहुत ही अच्छे विषय की तरफ इस वक्त एक सवाल पूछा है। अगर हम आवाज़ की दुनिया की बात करें, प्रसारण की दुनिया की बात करें, पॉडकास्टिंग की बात करें या फिर बोलने की बात करें, तो हर जगह हमारी आवाज़ के साथ-साथ उच्चारण का बहुत महत्व रहता है। प्रोनंसिएशन जिसे हम कहते हैं। और जैसे स, श, ज, ज़, र, ड़, ये बहुत ही ख़ास होता है। जैसे मेरा नाम है शाहिद अनवर, तो अधिकतर लोग या तो शाहिद बोलते हैं या शहीद बोलते हैं। तो ज़ाहिर है बिल्कुल नाम का बिल्कुल अलग मतलब हो जाता मायना है। हो जाता है। तो सामने वाले आदमी को भी अच्छा नहीं लगेगा और जो लोग जानते हैं, जानकार हैं, उन्हें तो और भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका हमें लगता है कि ख़्याल सबको रखना चाहिए उच्चारण का, और ख़ास तौर से जो मास मीडिया में है और मास कम्युनिकेशन में, जो रेडियो में है, टेलीविज़न में है या फिर पॉडकास्टिंग में है, उच्चारण का विशेष रूप से ध्यान रखें। और मैं काफ़ी बड़े-बड़े लोगों की बातें कह रहा हूँ। मैं एक बार खुद कमेंट्री कर रहा था, मैं कमेंटेटर का नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं कि जो कमेंट्री के लाइव कमेंट्री के दौरान वो अच्छा नहीं लग रहा था। जी। वो अच्छा नहीं लगने की कई वजह हो सकती है। मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि विदेश के एक टीम के कप्तान थे हॉकी में, उनका नाम जलील अहमद था। तो वो बार-बार ज़लील अहमद उन्हें कह रहे थे, ये ज़लील कर रहे थे। तो कह रहे थे और मुझे बड़ा ख़राब लग रहा था। मैंने कई बार लिख के कागज़ पे दिया भी, और बीच में ब्रेक हुआ तब भी मैंने उन्हें बताया कि ये जलील है, ये ज़लील नहीं है। आप जलील जानते हैं कि बहुत प्रतिष्ठावान, और हम लोग ईश्वर को, खुदा को, जिनके पास सारी शक्तियाँ होती हैं, जिनका बहुत सम्मान है, इज़्ज़त है, हम उन्हें जलील कहते जलील हैं। कहते हैं। जलील का मतलब आप जानती हैं,
जो बहुत ही नीचा या कमतर वो होता है। जी तो आप देखिए कि नाम से कितना फर्क पड़ता है। और बिल्कुल। अगर हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मैच की कमेंट्री कर रहे हैं और सपोज कीजिए कि उसका कोई फैन या उस देश का कोई फैन सुन रहा है, तो उसे कैसा लगेगा। ये अपने देश में ही अगर लोग सुन रहे हैं तो उन्हें इस बात की जानकारी बहुत बुरी लगेगी कि हमारे इतने अच्छे प्लेयर को वो इस ढंग से वो बात कर रहे हैं। इन सब के अलावा बहुत सारी चीज़ें जो बड़े अच्छे अच्छे कमेंटेटर्स वो करते हैं। जैसे हम लोग गिनती गिनते हैं 1 से लेकर 100 तक, तो जी उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम उसको गलत बोलने लगते हैं। तो जो स्पोर्ट्स वाले लोग हैं या दूसरे लोग हैं, जानकार हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। जैसे करेक्ट वर्ड इज़ 7, लेकिन हम अगर इसे 7 बोलें, हम्म, करेक्ट वर्ड इज़ 12, 12 बोलें या 13 बोलें, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। करेक्ट वर्ड इज़ 59, माने 60 से पहले जो होता है, लेकिन बड़े अच्छे अच्छे कमेंटेटर 59 बोलते हैं। जी तो ये अच्छा नहीं लगता। तो हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है जब हम मास कम्युनिकेशन में या कमेंट्री में रहते हैं या फिर हम कुछ बातें अगर हम कर रहे हैं तो शुद्ध बोलें। ये बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि कुछ हम बताएं आपको कि कैसे अलग अलग भाव अलग अलग से। भाव से जैसे रात ढल चुकी है, सन्नाटा गहरा हो गया है। जी तो हम कई तरह से इसको बोल सकते हैं, लेकिन इसमें अगर भाव ना हो तो रात ढल चुकी है, सन्नाटा गहरा हो गया है। ये सिंपल से शब्द है, पर हम अगर भाव के साथ बोलें इसको तो हम सांसों के साथ बोल सकते हैं, रात ढल चुकी है और सन्नाटा हो गया है। तो वो एक फीलिंग्स आती जी है ना। तो हम कितने नज़दीक तक पहुंचते हैं इनके इन सब चीज़ों के, वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम गलत जगह पे पॉज देते हैं तो उसके मीनिंग भी अलग हो जाते हैं। बिल्कुल। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, रुको मत जाने दो, है ना। हम अलग जगह पॉज देंगे, अलग मीनिंग हो जाएगा। जैसे रुको मत जाने दो, है ना, जी गलत जगह पॉज है, दूसरी जगह पॉज है, हम दूसरी जगह पॉज दे रहे हैं, मीनिंग चेंज होगा, रुको मत जाने जाने दो। दो। तो देखिए कितने चेंजेस हो जाते हैं। और अगर हम मास में अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, मासेस के लिए अगर हमारा प्रसारण हो रहा है, तो हर जगह पॉज लेना उच्चारण का बहुत महत्व रहता है। बहुत ज्यादा। जी जी। सर आपने ये भी बताया था कि साइलेंस का भी एक महत्व होता है कि अगर हम कहीं पे रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं, जी तो उसका भी एक मायना है कि हम वहां क्यों स्टॉप लगा रहे हैं। जी जी। बिल्कुल। तो सर अगर किसी फेमस टीवी एंकर या स्पोर्ट्स कमेंटेटर को आपको कुछ ऐसा फीडबैक देना तो हो सकता है उन्हें पसंद ना आए, लेकिन कुछ अगर आप देना चाहें तो बताइए हमें जरूर। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि लाखों लोग, करोड़ों लोग मैच देख रहे होते हैं, और जब कोई बहुत ख़ास मैच होता है तब तो लोग एक-एक शब्दों पे ध्यान देते हैं। और टीवी के जो शॉट्स हैं या मैच जिस जगह पर है, सबको बहुत लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तो कहाँ पे किस तरह की बातें कहनी हैं, ये ज़रूर इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अक्सर ये देखने को मिलता है कि कोई अगर बहुत बड़ा प्लेयर है, काफ़ी नाम है उसका, तो अगर वो आउट हो गया तो उसके बारे में लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। जी लेकिन कैसे आउट हुआ, किस तरह से आउट हुआ, कहाँ गलती हुई और वो क्या कर सकते थे अपने इस शॉट के लिए, ये बताना ज़रूरी है। अगर ये ना बताया जाए तो हमें लगता है कि जो दर्शक हैं या जो श्रोता हैं, उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो रह जाती है, कम हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी खेल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो या दूसरा कोई भी खेल हो, तो जो भी कमेंटेटर हैं वो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि नाम शुद्ध हो। और दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा मजाकिया ना हो। ठीक है, लोग चाहते हैं कि हंसी मजाक भी हो, लेकिन उसका भी एक समय होता है। लेकिन अगर गलत समय पे हम अगर गलत बातें करेंगे तो फिर जाहिर है उसकी गरिमा कम हो जाती कम है। हो जाती तो है। मुझे जितने भी कमेंटेटर्स हैं इस बात का उन्हें ख्याल रहता है, लेकिन हो सकता है टीआरपी की वजह से या फिर उनके स्वभाव में उस तरह की बातें हैं कि लोग बहुत हंसते हैं या कमेंट करते हैं, वो एक दूसरी बात है। लेकिन एक दायरे के अंदर हो, एक सीमा के अंदर हो, तो वो बिल्कुल। अच्छा लगता है। जहाँ तक मेरी बात है, कई बार ऐसा मौका आया, लेकिन मैं हमेशा सोबर और सीरियस ही रहा।
और मुझे यही लगता रहा कि इस समय की यही गरिमा है और यही रिस्पेक्ट है कि हम उसको इस ढंग से डिलीवर करें। उसके लिए मेरे पास अच्छे शब्द हों जी और उस शब्द से उनको डिस्क्राइब करें। हम जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि हम कई तरह से एक ही बात को कह सकते हैं। तो सोबर और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अगर उसी बात को हम कहें बजाय इसके कि फुहड़ लगे तो जी ज़्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल और जितने भी कमेंटेटर्स हैं या जो बडिंग कमेंटेटर्स हैं, मैं उनके साथ भी यही कहूँगा। और जो बड़े नामचीन लोग हैं, ज़ाहिर है बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, मैं तो वहाँ तक पहुँचने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं यही बार-बार कहूँगा कि इस बात का ख़्याल तो रखना चाहिए कि हमें कम से कम सोबर तो रहना बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। जी सर। तो सर आपने हज़ार से भी ज़्यादा आवाज़ें सुनी हैं, उन्हें तराशा है। तो आपका क्या कहना है कि एक बेहतर आवाज़ जो हम रेडियो पर सुनते हैं, वो पैदाइशी के समय से होती है या उन्हें बनाना पड़ता है? देखिए, बहुत सारी आवाज़ें ऐसी हैं जो गिफ्टेड हैं, जी, गॉड गिफ्टेड हैं। जैसे लता मंगेशकर गॉड गिफ्टेड, बिल्कुल। किशोर, रफ़ी, मन्ना डे और बाकी बहुत सारे लोग, आशा भोसले। हम जब सिंगिंग की हम बात करते हैं, अमिताभ बच्चन को देखिए आप, या और भी बहुत सारे लोग, गॉड गिफ्टेड वॉइस है। लेकिन बहुत सारी आवाज़ें जो सामान्य रहती हैं, उन्हें तराशना पड़ता है। जैसे हम अगर हीरे की बात करें तो चमक तो और रहती है उसमें, लेकिन जौहरी उसको तराश के हीरा बना हीरा देता है। बनाता या फिर बाहर में कोई अगर ऐसे पत्थर पड़ा है, मैं एग्जांपल इसका अक्सर देता हूँ, बताता भी हूँ। लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते उसको, या लोगों की ठोकरों पे रहता है वो पत्थर। लेकिन अगर उसे तराश दिया जाए और सही ढंग से उसका निर्माण हो जाए, बेहतर उसको स्वरूप मिल जाए, तो वही पत्थर घर में पूजा जाने लगता है। है। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने को तराशें और बेहतर अगर काम किया जाए तो अ, मामूली आवाज़ भी बहुत अच्छी हो सकती है ना? रानी मुखर्जी की आवाज़ में बहुत हस्कीपन है, जी, लेकिन एक ज़माने में वो इतनी पॉपुलर थी, अभी भी हैं, वो जब अपने डायलॉग इतने सहज ढंग से बोलती हैं, इतना अच्छा मॉड्यूलेशन है कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है जी, सुनने में। तो आवाज़ को अगर आप अपनी तराशें और उसको अगर आप ठीक-ठाक करें, तो आपकी आवाज़ बेहतर हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन अगर बहुत अच्छी आवाज़ है और आपने उस पे काम नहीं किया, तो वो भी बहुत अच्छी नहीं हो कोई सकती है। फ़ायदा कोई कोई फ़ायदा नहीं है फ़ायदा उसको। नहीं। बिल्कुल, तो काम तो करना पड़ेगा, है ना? तराश काट-छाँट तो बहुत ज़रूरी है, ताकि वो घर में आप बिल्कुल पूजा गृह में आ जाएँ और लोग फिर आपको पूजा करने लगें। उस स्तर तक जाने के लिए आपको कई काट-छाँट से गुज़रना गुज़रना पड़ेगा पड़े। और ये बहुत ज़रूरी भी है। तो सर आपको लगता है कि एआई जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, वो आजकल न्यूज़ पढ़ भी रहे हैं, कमेंट्री भी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये जो रेडियो की दुनिया है, एआई के आने से कहीं पीछे छूट जाएगी? देखिए, कभी नहीं छूटेगी। छूटेंगे वो लोग जो एआई चलाना नहीं जानते। एआई तो जो भी है वो मशीन जी, है ना? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन ठीक है, वो बहुत देर का काम मिनटों में और सेकंड्स में कर दे रहा है आपके लिए। लेकिन आप उनको कमांड दे रही हैं तभी तो वो काम कर रहा है। बिना बिल्कुल, कमांड के तो वो काम नहीं करेगा। तो आपको वो कमांड जानना होगा, है ना? जो लोग नहीं जानेंगे वही पीछे छूट पीछे जाएँगे। छूट जाए। उन्हीं का काम खत्म हो जाएगा। लेकिन लोग जो जानेंगे, उसका बेहतर इस्तेमाल जानेंगे, वो लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे शुरू के दिनों में बैलगाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी या टमटम ये सब हुआ करता था। आज तो कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो उस वक़्त के जो गाड़ीवान थे, उनकी नौकरी तो आजकल नहीं है। उनकी जगह पे जो ऑटो, टेम्पो चलाने वाले लोग हो गए हैं। अब आप देखिए कि आने वाले दिनों में जब फ्लाइंग कार्स आ जाएँगी, फ्लाइंग मोटरसाइकिल्स आ जाएँगी, तो वो आर्ट जिनको आता रहेगा वही ड्राइव करेंगे उसको, बिल्कुल, है ना? तो समय के साथ-साथ जो बदलाव होगा, वो टेक्नीक अगर आप जानेंगे तो ज़ाहिर है आप अच्छा कर सकते हैं। एआई ह्यूमन नहीं हो सकता। एआई का जितना भी काम है वो न्यूज़ रीडिंग भी करेगा, आपको कमेंट्री भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन जो विशेषज्ञता और जो फीलिंग्स, जो टच ह्यूमन्स में रहता है, वॉइस में है वो एआई वो एआई उसको नहीं नहीं कर कर सकता। सकता। और फिर जो अचानक अगर कोई नई बात हो गई, जी, सपोज़ कीजिए कि खेल का मैदान है, अचानक बारिश शुरू हो गई या फिर कोई ऐसी बात हो गई, माने कि खेल थोड़ी देर के लिए रुक गया, तो वहाँ पर तो एआई रुक जाएगा। उसको समझ में नहीं आएगा हम क्या करें। बिल्कुल, लेकिन जो कमेंटेटर है, वो सारी बातें तो बताता रहेगा, बहुत ही सहज ढंग से। हाँ, फ़र्क अब ये पड़ेगा कि कमेंट्री बॉक्स में एआई भी रहेगा,
वो बहुत सारे आंकड़े जो सामान्य रूप से आदमी इकट्ठा नहीं कर पाता है, वो तुरंत तुरंत वो सारे आंकड़े सेकंड्स में आपको देगा जी। और कमेंट्री फिर आप करेंगे, तो आपकी कमेंट्री में एक नई ऊंचाई, एक नयापन और एक खास बात तो आ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। काम उनका कम हो जाएगा जो एआई चलाना नहीं जानते नहीं हैं। जानते हैं, और एआई और जो ह्यूमन बीइंग है उसके टच को, फर्क को महसूस अगर नहीं कर सकते हैं। अगर एआई न्यूज़ पढ़ रहा है या कमेंट्री कर रहा है, वो आप उसमें एंजॉय कर रहे हैं, इसका मतलब आप ह्यूमन टच में नहीं है, हम्म। तो वो बात वो अलग है ना। इमोशनल कनेक्ट करने में इन इमोशनल कनेक्ट करने में जी हमें ह्यूमन की ही जरूरत ह्यूमन की ही पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। इंसानों की ही जरूरत पड़ेगी। यकीनन, बिल्कुल जी। सर। सर, तो एक चाइल्ड कंपेयर से लेके इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स कमेंट्री आपने जो की है, ये जो इतना लंबा और खूबसूरत सफर आपका रहा है, तो मैं जानना चाहूंगी कुछ ऐसे मोमेंट्स यकीनन जो इमोशनल भी रहे हों या आपको गर्व महसूस हुआ हो। जाहिर है ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मकाम आते हैं जब आदमी उसको कभी भूल नहीं पाता है। कमेंट्री की आपने बात की, जी। तो मुझे तब बहुत खुशी हुई, बहुत इमोशनल हो गया जब पहली बार मैं कमेंट्री कर रहा था रेडियो पर। मुझे अभी भी याद है, भारत और वेस्ट इंडीज़ महिला टीम के बीच धनबाद में वो मैच चल रहा था और उसकी कमेंट्री आकाशवाणी रांची से प्रसारित हो रही थी। तो मेरे पापा इतने खुश हुए कि वो कभी वो ऐसा नहीं करते थे, लेकिन वो रेडियो लेकर आसपास के जगहों में और जो जो लोग परिचित थे सबको जाके वो सुनाते रहे कि देखो शायद ये जो कमेंट्री कर रहा है। जी। वो बहुत इमोशनल पल था मेरे लिए। मैं मुझे अक्सर वो याद आता है। पापा नहीं है लेकिन ये याद उनके साथ जुड़ी हुई है। दूसरा स्कूल में मैं ये बताना भूल गया कि लिखने पढ़ने का और पेंटिंग करने का मुझे बहुत शौक है। तो मैं स्कूल में जब गया था सेंट लुइस हाई स्कूल में, तो वहाँ पर मुझे कोई जानता नहीं था। आसपास के जो दोस्त थे क्लास में बैठते थे वो जानते थे कि ये शाहिद पेंटिंग करते हैं। तो एक बार एक किसी लड़के ने कहा कि एक बहुत बड़ा स्टेट लेवल का कंपटीशन हो रहा है, तुम उसमें क्यों नहीं जाते हो? तो बगल वाले लड़के ने बताया कि हाँ, तो स्कूल से प्रिंसिपल ने उनके नाम भेज दिए लड़कों के, तो इनका कैसे होगा? फिर एक ने बताया कि नहीं, तो इंडिपेंडेंट भी जा सकते। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मैं जाऊँगा। मैं चला गया, मैं बहुत छोटा था, लेकिन मैं चला गया। मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं प्रिंसिपल क्या बोलेंगे। तो मुझे अभी भी याद है, मैं 8वीं क्लास में था और सीनियर ग्रुप में आ गया था। जी। मैंने उससे ऊपर काफ़ी 10+2 तक भी सीनियर लोग थे और काफ़ी बड़ा, माने बहुत बड़ा कंपटीशन था और बाज़ार आया था बनाने के लिए। मार्केट प्लेस ऑन द स्पॉट आर्ट कंपटीशन था। तो आधे घंटे के बाद जब मैंने महसूस किया मेरे आसपास कुछ लोग घूमने लगे, तो मुझे लगा क्या हो रहा है, मैं गलत बना रहा हूँ। खैर बना करके मैंने दे दिया। तो मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे कुछ मिलेगा, इतना ह्यूज कंपटीशन था। और पहले अलग-अलग ग्रुप्स के निकले, फिर बाद में सीनियर ग्रुप का निकला, फिर उसमें जो कंसोलेशन प्राइजेज़ होते हैं उसमें मेरा नाम नहीं आया, थर्ड में नहीं आया, तो मैं हतोत्साहित हो गया कि अब शायद नहीं होगा। नहीं होगा। सेकंड में नहीं आया तो ख़त्म हो गया। लेकिन फर्स्ट प्राइज़ में जब नाम मेरा आया तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये कैसे हुआ। और पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ और मैं एकदम पीछे बैठा हुआ था। 2 बार मेरा नाम पुकारा गया। तो जब मैं वहाँ तक पहुँचा तो तालियों से पूरी गूंज रहा था वो हॉल, और बड़े वहाँ के ज़िला और काफ़ी बड़े-बड़े लोग थे, डीसी, एसपी और काफ़ी मंत्री स्तर के लोग थे वहाँ पे। उन्होंने मुझे पुरस्कृत किया और सबसे भावुक क्षण वो था कि अगले दिन अखबार में निकल गया कि सेंट लुइस हाई स्कूल के शाहिद अनवर को प्रथम पुरस्कार, और वो अखबार में हेडलाइंस में आ गया। तो आप अंदाज लगाइए कि प्रिंसिपल का क्या हाल हुआ होगा। बिल्कुल। तो जब मैं स्कूल पहुंचा तो मुझे बुलाया गया कि शाहिद कहाँ है। मैं जब वहाँ पहुंचा तो उन्होंने कहा कि वो प्राइस अब किधर है। इत्तेफाक से मैं उस दिन लेके गया था। तो सबसे इमोशनल क्षण वो था जब प्रेयर होता है ना, प्रेयर होने के बाद प्रिंसिपल ने कहा कि ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होगी जब मैं खुद अपने हाथों से उन्हें प्राइज़ दूंगा। तो वो बहुत इमोशनल वो टाइम था मेरे लिए। तो ये 2 ऐसे हो गए। इन सब के अलावा मुझे अभी भी याद है, मैं कमेंट्री की जब प्रैक्टिस कर रहा था तो राहुल द्रविड़ अंडर 19 में उस वक्त खेलते थे। तो किनन स्टेडियम में जब वो खेल रहे थे तो वो अक्सर मेरे पास आ जाते थे कि आप क्या कर रहे हैं? तो मैं कहता था कि मैं कमेंट्री की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो बोले मैं भी करूँगा।
तो प्रैक्टिस करते रहते थे। तो इस तरह से उनसे बातचीत हो गई थी, थोड़ी दोस्ती हो गई थी। एक बार जब आए मेरे बगल में बैठे तो थोड़ा सा उदास थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ आपको? तो बोले कि अरे पता नहीं वो बॉल ठीक नहीं थी, मैं 65 पे आउट हो गया। मैंने कहा कि बिल्कुल, अभी तो इंडियन टीम में काफ़ी नाम आपका हो रहा है, तो अब क्या करें? बोले अब नेक्स्ट इनिंग में मौका मिलेगा तो अच्छा कीजिएगा। तो वो बहुत उदास थे, बोले कि नहीं मौका नहीं मिल रहा है, विकेट तो नहीं गिरेंगे, चांस कम है मिलने। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक अचानक कई विकेट गिर गए जी। और फिर राहुल द्रविड़ को मौका मिल गया वहाँ पे खेलने का, जाने का। और वो बैटिंग करने के लिए गया और उस दिन तो खेले ही खेले, अगले दिन वो 167, मुझे अभी भी याद है, नॉट आउट बनाया उन्होंने। और मेरे लिए सबसे यादगार पल वो था कि वो नॉन स्टैकिंग एंड पर आए और वहाँ से खड़े होकर जब मैं कमेंट्री की प्रैक्टिस कर रहा था, उन्होंने बल्ला ऐसे करके दिखा के मुझे विश किया कि शायद दिस इज़ फॉर यू। वाह। तो ये बहुत माने इंस्पायरिंग है। महेंद्र सिंह धोनी के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, भारतीय टीम के कप्तान। और जो सबसे इमोशनल था वो ये कि शुरू-शुरू में जब अंडर 19 में यहाँ वो आते थे, यहाँ साक्षी में के एक होटल में रुकते भी थे। तो एक बार मैं उनके और दूसरे साथियों का इंटरव्यू कर रहा था, तो मुझे लगा कि एक लड़का बहुत क्यूरियस मुझे देख रहा है, वो तो युवा। जी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप भी कुछ बोलेंगे? तो बोले नहीं नहीं, मैं अभी नहीं बोलूँगा। तो मैंने कहा कब बोलेंगे? तो हाँ, हम ड्रम बनाएंगे तब हम बोलेंगे। हम बोले अच्छा। तो फिर धीरे धीरे रन भी बनने लगे और सब भी होने लगे। और जब उन्होंने जब उनका सिलेक्शन हुआ भारतीय टीम में, वो भी एक बड़ी लंबी कहानी है, कभी बाद में इस पे भी जिक्र करेंगे। तो उनसे मैंने बातचीत में कहा कि आपका चयन हो गया है और आपको बांग्लादेश ले जाया जा रहा है, और आप फिर वहाँ से इंडिया के लिए खेलेंगे, तो वो आपके लिए लॉन्चिंग पैड होगा। वाह। बांग्लादेश में आप जाएंगे तो वहाँ से आप भारतीय टीम के लिए लॉन्च करेंगे। और मुझे तब बहुत खुशी हुई कि जितने भी इंटरव्यूज़ थे महेंद्र सिंह धोनी के, उसके बाद उन्होंने इस लफ्ज़ को यूज़ किया कि ये मेरी लॉन्चिंग पैड रहा। तो मुझे वाह, क्या बात। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और एक बार ऐसा हुआ कि कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हो रहा था, दिल्ली 2010 के लिए। तो उसमें एक 17 घंटे का चैनल AIR FM दिल्ली 100.1 शुरू किया गया था और उसमें भारत से 3 लोगों का चयन किया गया था। एक विजय दीपक छिब्बर थे, जो बैंड बाजा बारात में जो हीरो है रणवीर सिंह, उनका जो दोस्त था पुरु छिब्बर, वो उनके बेटे हैं। और चक द इंडिया में जो कोच हैं विभा छिब्बर, उनकी मिसेज हैं। जी। तो विजय दीपक छिब्बर को बड़ा मौका था, एक वो थे, एक अनुपम पाठक को कहा जाता है स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में, रेडियो में, वो सचिन तेंदुलकर उन्हें कहा देते हैं अच्छे। और सबसे आश्चर्यजनक बात कि तीसरा व्यक्ति मैं था। तो वहाँ दिल्ली जाने के बाद सब लोग बड़े परेशान थे कि ये कौन लड़का आया है, किसको लोगों ने यहाँ कैसे इसका सिलेक्शन हुआ। तो वहाँ पर ना उस चैनल के लिए प्रोमोज बन रहे थे, बड़े अच्छे अच्छे प्रोमोज लोग बना रहे थे, बड़े दिग्गज लोग थे वहाँ पे, प्रोड्यूसर्स थे। तो मुझे लगता था कि शायद कुछ कमी है इसमें। कपिल देव उसके ब्रांड एम्बेसडर थे, मैंने भी कपिल देव के लिए वो बनाया, प्रोमोज बनाया। तो मैंने विजय जी से कहा कि मैंने भी कुछ बनाया है, वो आप एक बार सुन लीजिए। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे, इतने काम रहते थे, वो बार बार कहते थे कि अरे यार तुम ये सब काम करो, ये सब छोड़ दो ना। लेकिन मैं उसमें रुका नहीं, रात में मैं बैठ के बनाया करता था। जब वो समय ख़त्म होने लगा कि 2 दिन के बाद अब वो प्रोमोज अब जाने लगेंगे, तो मैंने आखिरी बार इनसे कहा कि आप एक बार सुन लीजिए देख उसे, लीजिए। सुन लीजिए कैसा है ये। तो वो झुंझला गया, अरे तुम नहीं मानोगे। मैंने कहा कि आप कभी जहाँ कहाँ जा रहे हैं, चलो मैंने आपको रास्ते में सुना देता हूँ। तो मैं लैपटॉप से उन्हें रास्ते में सुनाने लगा। तो वो रुक गए, बोले ये सब तुमने बनाया? उसके बाद तब तक अनुपम आगे बढ़ गए, तो उन्होंने कहा अनुपम इधर आओ, जल्दी आओ, स्टूडियो चलो। मैं तो यही चाहता था, स्टूडियो गए। वहाँ पे जाके जब मैंने पूरे साउंड के साथ सुनाना शुरू किया, तो वो देखने लगे अनुपम को। उन्होंने कहा कि दूसरे कोई प्रोमोज नहीं जाएंगे, ये प्रोमोज जाएंगे, ये क्या बात। जो शाहिद ने बनाया है। शाहिद तुम अभी मेरे पास डीजी के पास चलो। डीजी मीन्स डायरेक्टर जनरल, जो पूरे भारत में एक ही होते हैं। तो वहाँ जाने के बाद मुलाकात अक्सर उन दिनों में होती रहती थी। तो जब सारी बातें ख़त्म हो गई तो उन्होंने कहा कि ये जो चैनल के कुछ प्रोमोज हैं सुन लीजिए।
तो डीजी ने मैडम ने कहा कि ये तो फाइनल हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी सुन लीजिए। तब जब उन्हें सुनाया जाने लगा वो प्रोमोस, तो उन्होंने कहा कि यस, दिस आर बेटर प्रोमोस, हु हैज डन दिस, ये किसने बनाया? तो दीपक छिब्बर जी ने कहा कि ये शाहिद ने बनाया। तब उन्होंने देख के मेरी तरफ कहा कि यस, दैट्स व्हाई यू आर हियर। क्या तो बात है। ये मेरे लिए बहुत बड़े क्षण थे और मुझे अभी भी ये सारी चीज़ें याद आती हैं। बहुत ऐसे कई पल हैं, लेकिन ये पल जब याद आते हैं तो लगता है कि कुछ हुआ है, मैं कुछ इमोशनल हो अचीव जाता किया हूँ। है, हाँ, कुछ। कुछ अचीव किया है और मैं इमोशनल हो जाता हूँ इन सारी बातों को। तो ऐसे ही बहुत सारी यादें हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इस कार्यक्रम में आ करके। और मैं एक पंक्ति के साथ विदा लेना चाहूँगा कि फ़िज़ा रंगों भरी और मैं फ़िज़ा में महक बनकर बिखरता जा रहा हूँ। मेरी दुनिया और इतनी खूबसूरत, अभी मैं किससे मिलकर आ रहा हूँ। तो इस क्या प्रोग्राम में बात। शामिल होकर मुझे ऐसा ही लगा। बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। तो आपसे बात करके सर, आप भारत की आवाज बने हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये बहुत ही गर्व की बात है हम सबके लिए। तो बहुत ही इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन रहा सर आपके साथ। सिर्फ आपके पर्सनल लाइफ ही नहीं, बल्कि जो टेक्निकल टर्म्स आपने हमें बताए वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर, उच्चारण के ऊपर, तो यकीनन आने वाली जिंदगी में, आने वाले लम्हों में हम उस चीज़ का यूज़ करेंगे और आपकी इस टीचिंग को ज़रूर याद रखेंगे। तो इसी के साथ विदा लेते हैं सर। 2 लाइन खाली आप बोल दीजिए हमारे उन वॉइस आर्टिस्ट के लिए, यूथ्स के लिए, जो आने वाले समय में रेडियो पर अपनी आगे की कहानी या आगे का प्रोफेशन चूज करने वाले हैं। बिल्कुल, आवाज़ की दुनिया है रेडियो, और उसमें जब भी आपको जाना है तो आपका चेहरा तो कोई नहीं देखेगा, आपकी आवाज़ ही लोग सुनेंगे। तो आवाज़ पे काम कीजिए, उच्चारण पे काम कीजिए, एक्सेंट पर, टोन पर काम कीजिए और अच्छा बोलिए, शुद्ध बोलिए, सहज बोलिए और जितने प्यार से आप बोल सकते हैं। हर एक शब्द की अपनी दुनिया है, अपनी ज़िंदगी है, तो उस शब्द को आप जिएँ। अगर आप जिएँगे तो फिर ज़ाहिर है आप दिलों में बसेंगे लोगों के, है ना? जैसे एक ज़माने में अमीन सयारी हुआ करते थे, बहनों और भाइयों, तो वो दिल में उतर जाती थी बात। तो आप भी लोगों के दिल में ऐसे ही रहें, ऐसे ही बने और निश्चित रूप से आप सफल हों। इन चीज़ों पे आप काम करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद सर। मैं थी अस्का अहमद और आप देख रहे थे टाउन पोस्ट का पॉडकास्ट मास्टरमाइंड। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ।